हम तो खुद दीप बने झिलमिल तेरे चरणों में जलते हैं। तेरी रहमत के ध्रुव तारे बन पुष्प हृदय में खिलते हैं। सुख की खुशबू सृष्टि में है क्या, अंधकार हम भूल गए। ये दीप ओज ये दीप शिखा सब तेरी कृपा से जलते हैं। हे माँ, ये सब तेरी कृपा से जलते हैं। हंसती मुस्कुराती जिंदगी चाहिए, जीवन को हर पल चढ़ती रवानी चाहिए। सारे जग को तो हम कर लेंगे मोहित, बस माँ शारदे आपकी मेहरबानी चाहिए। जैसा रामानुजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही गरजती है तोपें, गरजने दो इनको। बज रहे हैं ढोल तो बजने दो इनको। जो हथियार सजते हैं सजने दो इनको। बढ़ेंगे आगे अभी और बढ़ेंगे, अभी और बढ़ेंगे। दिन है डूबने दो, आप शाम से डर ठहरते रहिए। सुबह सूरज हथेलियों में होगा, चिरागों से जलते रहिए, चिरागों से जलते रहिए, चिरागों से जलते रहिए। नमस्कार विद्यार्थियों और प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सबको जानकारी है, अपन लगातार रामानुजन के जीवन को लेकर बातचीत करते आए हैं। और नमस्कार विद्यार्थियों, हमारी रामानुजन की ये श्रृंखला आज अपने अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रामानुजन को अपन ने कल की कड़ी में लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पहुंचाकर वहां हम सब ने जीएच हार्डी से उनकी मुलाकात करवा दी। और मैंने कल आप लोगों को ये भी बताया था कि जीएच हार्डी एक बहुत ही कम बोलने वाले सीधे साधे इंसान थे। और उस समय उनके साथ वहीं कैम्ब्रिज में काम करने वाले एक अन्य बहुत ही महान गणितज्ञ, वहाँ के जो लिटिल वुड थे, वो भी उसी समय वहीं कार्य किया करते थे। जब ये सब कुछ जानकारियाँ रामानुजन और उनके बीच में चल रही थी, जीएच हार्डी के लगभग 3 या 4 सप्ताह का वक्त रहा कि रामानुजन और जीएच हार्डी एक दूसरे के संपर्क में रहने लगे। लेकिन मैं इस बात को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत ये कहकर करना चाह रहा हूँ कि उन दोनों महान हस्तियों के बीच में गणित के क्षेत्र के अलावा किसी भी अन्य विषय पर कोई चर्चा नहीं होती थी। वो दोनों ना केवल गणित के विषय में ही जानकारी रखते थे, वो अन्य किसी विषय पर बातचीत करना, जैसे अपन लोग आपस में दोनों कभी भी एक दूसरे से मिलते हैं तो ये पूछते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, उसके विषय में क्या है, इधर उधर जानकारियाँ लेना चाहते हैं। लेकिन ये सब रामानुजन के जीवन के बारे में सार्थक नहीं था। वो दोनों आपस में अन्य किसी विषय पर बातचीत ही नहीं करते थे। और यहाँ तक कि जीएच हार्डी तो कहते थे, हम दोनों अगर एक दूसरे पर विषय पर बात करें तो ये होगा कि हम हमारे साथ ही धोखा कर रहे हैं। इतिहास जैसी किसी भी वस्तु पर वो बातचीत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हम दोनों के बीच में अगर गणित के अलावा किसी अन्य विषय पर एक भी मिनट का समय गंवाया गया है तो वो ना केवल समय की बर्बादी है, बल्कि हम दोनों के उपयोगी समय का भी हनन है। ऐसा ही दोनों के जीवन में लगातार चलता रहा। और उन्हीं 4 सप्ताहों के समय में रामानुजन और जीएच हार्डी, जो दोनों एक दूसरे के साथ कार्य कर रहे थे, रामानुजन दिन प्रतिदिन उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। और ना केवल इतना ही, बल्कि रामानुजन ने उस समय के दौरान यहाँ तक कि अपनी उस अभ्यास पुस्तिका में 4000 के आसपास सूत्र लिखे। और 4000 के आसपास सूत्रों को लिखकर जब जीएच हार्डी को दिया तो जीएच हार्डी को बड़ा अचंभव हुआ कि इस बच्चे ने इतने कम समय में लगभग 4000 के आसपास सूत्रों को लिखकर मेरे सामने प्रस्तुत किया है। अब रामानुजन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे जीएच हार्डी के सामीप्य में ज़्यादा रहने लगे। लेकिन वो अपने बिशप, जो उनका हॉस्टल था, उस हॉस्टल से और कैम्ब्रिज तक का ही उनका लगाव रहता था। इससे बाहर वो ना कहीं जाते थे और ना कहीं आते थे। अन्य लोगों के साथ ज़्यादा उनकी मित्रता भी नहीं थी। और उस समय लगभग 2000 से भी ज़्यादा भारतीय उस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे।
उनका ज़्यादातर समय हो सकता था गणित के अलावा अगर वो किसी में सामाजिक महत्व देते तो वो भारतीय कुछ स्टूडेंट थे उनके साथ रहना पसंद करते थे, मगर इतना समय रामानुजन के साथ था नहीं। वो बहुत ही कम समय उन लोगों के साथ बिताते थे। कभी कभार रामानुजन अपने दोस्तों को अपने वहाँ रूम पर बुलाते और उनको चावल इत्यादि इस प्रकार के व्यंजन जो वो खुद बनाना जानते थे वो बनाते भी और अपने साथियों को भी खिलाते। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाह रहा हूँ कि रामानुजन वहाँ रहते हुए उस समय के वहाँ के किसी भी प्रकार के व्यंजन का स्वाद नहीं चखते थे। वो अपने हाथ से अपना खाना खुद बनाते थे। क्यों बनाते थे, इसके पीछे एक छोटी सी वजह है। वजह ये है कि एक बार वो अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे और कैंटीन में बैठे बैठे एक आलू से बनी हुई कुछ वस्तु खा रहे थे। जब आलू से बनी हुई वो वस्तु खा रहे थे उसी समय उनके भारतीय दोस्त आए। उन्होंने कहा कि क्या खा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा कुछ मन कर गया तो ये आलू से बनी हुई वस्तु खा रहा हूँ। तो उनके दोस्त ने कहा कि आप जिसको आलू समझकर खा रहे हो वो पता है किस में बनी हुई है? बोले बताना। तो उन्होंने बताया कि ये सब सूअर की चर्बी में तैयार किया गया है। जब रामानुजन ने इतनी बात सुनी कि ये सब सूअर की चर्बी में बना हुआ है तो रामानुजन के होश उड़ गए। उसके बाद रामानुजन ने ये डिसाइड किया कि यहाँ रहकर किसी भी वस्तु को खाना ये होगा कि मैं अपने ब्राह्मण धर्म के साथ बड़ा अन्याय कर रहा हूँ। तो उसके बाद रामानुजन ने कभी भी वहाँ रहते हुए वहाँ के लोगों के द्वारा बने हुए किसी भी व्यंजन का स्वाद नहीं चखा और अपना सारा का सारा भोजन जितने समय तक वो लंदन में रहे उतने समय तक खुद बनाते थे। अब रामानुजन के जीवन में एक बड़ी ही अलग सी मोड़ प्रस्तुत होती है जिसको देखकर और सुनकर मैंने आज के वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक पंक्ति सुनाई थी और जिस प्रकार की मैंने बात कही थी तो शायद आपको कुछ समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो मैं आप लोगों के सामने उस बात को प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। जिस समय रामानुजन को वहाँ गए हुए कुछ ही सप्ताह हुए थे कि उसी समय प्रथम विश्व युद्ध की आहट इंग्लैंड में आरंभ हो गई थी। आप लोगों को मालूम होगा एक तरफ जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और बड़ी बड़ी हस्तियां, अमेरिका जैसी हस्तियां इस युद्ध में कूद पड़ी। मानवता के लिए वो सबसे बड़ा खतरा था, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना। बर्लिन, रूस, ये सब देश जो उस समय के बड़े जाने माने पूंजीवादी पक्ष के देश हुआ करते थे उनमें एक बड़ा युद्ध छिड़ गया और उसी युद्ध में इंग्लैंड भी कूद गया। 1914 से 1918 के बीच में चलने वाले इस युद्ध में मानवता इनके सामने प्रस्त हो गई। एक दूसरे को हराने की होड़ में ये देश पूरी दुनिया को युद्ध के आगोश में ले चुके थे। इसका परिणाम क्या हो सकता था ये देश भी नहीं जानते थे, मगर पूरी दुनिया को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस समय रामानुजन लंदन में ही थे और सोच सकते हो कि जो व्यक्ति कुछ ही सप्ताह पहले यहाँ आया है उन्होंने अपना उपयोगी समय बिताना वहाँ शुरू किया है और गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने को लेकर आतुर है। और उस समय तक तो मैंने बता दिया वो बहुत कुछ कर चुके थे उतने ही सप्ताह के दौरान। अब सोचिए युद्ध का आरंभ होना उनके गणित के क्षेत्र में काम करने पर कितना बड़ा ब्रेक लगा सकता था और लगाया भी होगा, इसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। आज जिस प्रकार का समय कोरोना महामारी के लिए अपने सामने, ठीक ऐसा ही समय उस समय रामानुजन के पास था। लेकिन आज हमारे पास बहाने हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, हम क्या करें, हम कैसे क्वालिटी टाइम को निकालें। उस व्यक्ति को रामानुजन से ये बात जरूर सीखनी चाहिए कि रामानुजन ने किस प्रकार उस समय का सदुपयोग किया। पूरा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ट्रिनिटी कॉलेज, उसके आसपास के सारे कॉलेजों को हॉस्पिटलों में मिलिट्री के आवास के लिए और मिलिट्री के खाने के लिए मेस में बदल दिया गया था। सारे कॉलेज और विश्वविद्यालयों को छात्रों के लिए बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि पुस्तकालयों को भी सरकार ने अपने अधिग्रहण में ले लिया था। और एक बात और बता देता हूँ, उसी समय लंदन में ये भी था कि वहाँ
सेना में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या वहाँ सरकार ने अनिवार्य कर दिया था, मिलिट्री ट्रेनिंग को। इसका वहाँ के गणितज्ञों ने और प्रोफेसर ने बहुत विरोध किया। और यहाँ तक कि मैंने थोड़ी देर पहले आपका परिचय कराया लिटिल वुड से, वो वहाँ के जाने माने फिजिशियन, और ये कह सकता हूँ कि वो फिजिक्स के क्षेत्र में नहीं बल्कि गणित के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनको आर्मी ज्वाइन करवा दी गई। उसके बाद जीएच हार्डी का नंबर भी आ सकता था, लेकिन जीएच हार्डी को सेना के लिए अयोग्य मान लिया गया। अब सभी प्रकार के गणितज्ञों का आपस में कनेक्शन टूट चुका था। ना तो जीएच हार्डी रामानुजन से मिल पा रहे थे, ना रामानुजन उनसे मिल पा रहे थे, और लिटिल वुड का तो पूर्णतः कनेक्शन उनसे कट हो गया था, जो उनका बहुत भरपूर सहयोग कर रहे थे। अब सोच सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा रामानुजन के साथ। जैसे आज हम सब लोग अपने घरों में कैद हैं इस कोरोना महामारी के जी जंजाल के बीच में, ठीक ऐसा ही रामानुजन के साथ था। अपने हॉस्टल बिशप को छोड़कर वो अपने साथी के साथ एक रूम में कैद थे, लेकिन वहाँ साथी भी अन्य रूम में था और वो रामानुजन को अकेला छोड़कर दूसरी जगह जा चुका था। अब सोचिए, दुनिया में लड़ाई होती रही, मानवता दुनिया के सामने उस बारूदी सुरंग में हारती रही, लेकिन वो देश इस भयावह स्थिति से कैसे निपट सकते थे। कोई नहीं जानता था उस समय कि ये युद्ध कब रुकेंगे, कब एक दूसरे पर होने वाले ये प्रहार रुकेंगे और ये देश कब मानव की सूध लेंगे। इस प्रकार का कोई उस समय संभावना नज़र नहीं आ रही थी। आप सोच सकते हो 1914 से लेकर 1918 तक 4 साल तक इस महासंग्राम में वो लोग रहे। उसी समय रामानुजन क्या करते, वो अपने गणित के किसी भी काम में बिल्कुल भी देरी नहीं करते, और उस समय का रामानुजन ने सबसे बड़ा सदुपयोग किया। रामानुजन ने उस समय बहुत बड़ा काम ये किया कि अपने गणित के जितने भी रिसर्च थे उन रिसर्च पेपर को तैयार किया और वो किसी न किसी बहाने जीएच हार्डी के पास भिजवा देते थे। जीएच हार्डी उनकी पड़ताल करते। उस समय तक रामानुजन ने कम से कम 3 से लेकर 4 किताबों की रचना कर दी, और कम से कम मैंने आज ही आप लोगों को बताया है कि 4000 सूत्र तो उससे पहले तक तैयार थे, लेकिन 300 के आसपास उन्होंने आर्टिकल लिख डाले इसी समय के बीच में। जब ये युद्ध खत्म हुआ तो इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए उसी समय जब एक बार प्लेग की बीमारी वहाँ फैली थी तो क्या हुआ था, उस समय कौन से एक बड़े वैज्ञानिक ने बड़ी बड़ी खोज इस दुनिया को दी, उसकी चर्चा भी मैं कभी न कभी आपसे करूँगा। आज जिस प्रकार का खाली समय पैदा हुआ है, ठीक उसी प्रकार का समय रामानुजन को मिला तो रामानुजन दुनिया के सामने उभर कर आए। ठीक वो समय जब प्लेग फैला था तो एक दुनिया के सामने बहुत बड़ा साइंटिस्ट, और वो भी उसी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ा हुआ इस दुनिया के सामने आया, जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया। उसका परिचय भी आपसे कभी न कभी कराऊंगा। आज वो वक्त है, उस वक्त के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रामानुजन ने बहुत बड़ा काम किया। जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ या कुछ संभावनाएं बनी, रामानुजन को अपने एक शोध कार्य के क्षेत्र में छात्रवृत्ति जो मिलनी थी उसकी समय सीमा समाप्त होने वाली थी, तो जीएच हार्डी ने अनुरोध करके उनकी छात्रवृत्ति को जारी रखवाया, और उस समय रामानुजन को लगभग 250 पाउंड के आसपास छात्रवृत्ति मिला करती थी, जिसमें से 50 पाउंड वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भेजते थे, बाकी बचा हुआ वो अपने कुछ शोध कार्य में लगाते खर्चा और कुछ स्वयं के खर्चे के लिए वो रख लेते थे। इस प्रकार अपना जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे थे कि उसी समय रामानुजन के पास सबसे बड़ी समस्या अगर कोई पैदा होती थी, हर बार उनके सामने यही आता था कि जो बच्चा इतने बड़े बड़े शोध पत्र प्रकाशित कर रहा है, उस बच्चे के पास आज तक बीए तक की डिग्री नहीं है। उस बच्चे के पास बीए तक की डिग्री नहीं है। उनको कई बार छात्रवृत्ति मिलने में भी समस्या आ जाती थी। तो कैसे इस समस्या से निपटा जाए, इस के बारे में जीएच हार्डी ने उनको राय दी कि आप एक अच्छा शोध तैयार करो। इस बार आप जो सबसे अच्छा शोध तैयार करोगे उस शोध के बारे में प्रकाशित करके आपको उसी शोध पर के आधार पर बीए की डिग्री दिलवाई जाएगी। तो रामानुजन कहाँ पीछे हटने वाले थे, उन्होंने
बहुत ही अच्छे ढंग से अपना शोध कार्य इस बार जारी रखा और इस बार एक आर्टिकल अपना खुद का छापा और उसको अच्छे से तैयार करके और लंदन की जो मैथमेटिकल सोसाइटी थी वहाँ जमा करवाया जीएच हार्डी के थ्रू। और जीएच हार्डी ने उसके बाद उनका पक्ष भी लिया और वहाँ से उनको बीए की डिग्री भी दिलवाई। अब रामानुजन के पास एकेडमिक के तौर पर या एक शिक्षा के नाते उनके पास एक डिग्री आ चुकी थी और डिग्री के साथ साथ अब पूरे लंदन के क्षेत्र में गणित के मामले में रामानुजन के यहाँ चर्चा बहुत होने लगी और सब विद्यार्थी जो वहाँ भारतीय थे जो लंदन में पढ़ रहे थे वो सब रामानुजन के एक तरीके से मुरीद हो चुके थे कि रामानुजन ने वाकई में लंदन में आकर भारत का इतना बड़ा नाम किया। सब लोग उनसे मिलने के लिए आतुर होते थे वहाँ। और मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि वहाँ भारत के एक पीसी महालनोबिस रहते थे। एक दिन उनकी मुलाकात वापस उनसे हुई तो अब क्या हुआ कि रामानुजन से वो दर्शन पर भी कुछ बातचीत करना चाह रहे थे कि देखें तो सही एक व्यक्ति दर्शन में ही कुछ करता है या केवल गणित के क्षेत्र में ही अपना दिमाग खपाता रहता है। अब एक दिन पीसी महालनोबिस और रामानुजन के बीच दर्शन को लेकर कुछ चर्चा हुई तो रामानुजन तो ठहरे अपनी देवी के परम भक्त और दर्शन के क्षेत्र में भी कहाँ वो टिकने वाले थे। जब पीसी महालनोबिस ने एक बात रखी तो रामानुजन ने पूरा विस्तार से उसका व्याख्यान कर दिया तो अब पीसी महालनोबिस आगे कुछ बोल नहीं पाए। और महालनोबिस ने एक कथन कहा कि जिस व्यक्ति को मैं केवल गणित का ही मनु समझता था आज वो मेरे सामने दर्शन का एक सूरज बनकर निकला है। और निश्चित तौर पर ये मैं कह सकता हूँ कि वाकई में भारत का भविष्य इस प्रकार के लोगों के हाथों में है। तो हमें कोई भी इस प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए कि दुनिया में ये भारत का नाम रोशन नहीं करेंगे। इसके बाद वहीं के एक जाने माने गणितज्ञ जिनका नाम जो लोग गणित के शिक्षण से संबंधित हैं उन लोगों को नाम याद होगा बर्ट्रैंड रसेल का। बर्ट्रैंड रसेल के गणित के संबंध में बड़े कथन प्रचलित हैं। गणित शिक्षण से जो जानकारी रखते हैं वो बच्चे जानते हैं। बर्ट्रैंड रसेल को जब ये जानकारी मिलती है कि रामानुजन नाम का कोई व्यक्ति यहाँ आया है तो तुरंत वो उनसे मुलाकात करते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं कि मैंने आपके जो शोध कार्य देखे हैं, जो आपकी नोटबुक मैंने देखी है, जीएच हार्डी ने उन का परिचय मेरे से करवाया है, वो सब मैं देख चुका हूँ और आपकी इस प्रकार की इस खोज से मैं बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। मुझे इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है कि गणित के क्षेत्र में आप इस दुनिया का नाम रोशन करने वाले हो। हमें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है। ना केवल हिंदुस्तान आपसे सीख रहा है बल्कि दुनिया के तमाम गणितज्ञ आपका लाभ उठा रहे हैं। और बर्ट्रैंड रसेल वो नाम है जिसने लंदन जैसे क्षेत्र में और यूरोप में, पूरे यूरोप में बर्ट्रैंड रसेल का उस समय नाम हुआ करता था गणित के क्षेत्र में। मैंने आपके सामने जो नाम लिए वो दुनिया के, ना केवल यूरोप के बल्कि उस ज़माने के दुनिया के बड़े बड़े गणितज्ञ थे। जैसे बर्ट्रैंड रसेल है, जैसे लिटिल वुड है, जीएच हार्डी हैं। ये वो गणितज्ञ हैं जिनका गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था उस ज़माने में। उनसे परिचय था रामानुजन का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रामानुजन किस प्रकार की हस्ती थी। और स्वाभाविक था कि इतने बड़ी हस्तियों के बीच में अपने आप को अकेला फील करते होंगे वो। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि रामानुजन लंदन में किसी भी प्रकार के अंग्रेज से अपना सामाजिक व्यवहार नहीं रखते थे। यहाँ तक कि जीएच हार्डी के साथ भी गणित के अलावा किसी भी प्रकार का सामाजिक व्यवहार नहीं रखते थे। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, अपन लोग भी जानते हैं और रामानुजन में भी सुन रखा था और ये बताया भी है रामानुजन ने कि अंग्रेज लोग जो थे वो व्यवहारिक नहीं थे, वो छोटी सोच के थे, तनिक सोच के थे, वो विचार नहीं रखते थे, सामाजिक रूप से वो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। ये बात रामानुजन ने ज़रूर बताई कि वो लोग व्यवहारिक नहीं हैं, उनमें अनुशासन नहीं है। और यहाँ तक बताया रामानुजन ने कि अंग्रेज़ लोग सप्ताह तक नहाते नहीं थे। कुछ लोग अपन सोचते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं नहाते, और रामानुजन ने तो यहाँ तक कि उनकी जीवनी में तो ये तक लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ लोग, बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो 7 दिन में 1 बार नहाते थे। यानी अंग्रेज़ लोग अपने व्यवहार के साथ साथ अपने स्वच्छता के मामले में भी हमसे
कोसों दूर थे हमारे से, उनका सामाजिक व्यवहार बहुत ज़्यादा नीचे था। ये सब चीज़ें उन्होंने हिंदुस्तान से सीखी थी। जितनी भी चीज़ें वो व्यवहार में काम में लेते थे, अच्छी चीज़ें, वो सब हिंदुस्तान से सीखी हुई थी उनकी। उनके वहाँ कुछ नहीं था। रामानुजन बताते हैं कि लंदन में तो इतनी ख़राब स्थिति थी अंग्रेज़ों की कि उनके पास बैठने पर भी हमें इतना अनहोना फील होता था कि हम लोग चाहते नहीं थे उनसे बात करना, और जानबूझकर वो खुद भी नहीं करते थे बात, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अपना अधिकांश समय गणित के इन अलग अलग प्रकार के शोध पत्रों में दूँ, और अलग अलग चीज़ें जो मुझे मिल रही है उनकी अनेक खोज, जैसे इनफाइनाइट सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ का टोटल है, और इलिप्टिकल फंक्शन है, इस प्रकार के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और यहाँ तक कि 11th और 12th क्लास के बच्चे भी ये लोग जानते होंगे कि निश्चित समाकलन जो आज आप लोग पढ़ रहे हो, जिसको डिफाइनाइट इंटीग्रल अपन कहते हैं, उस इंटीग्रल को प्रतिपादित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। कैलकुलस की बात होती है तो सबसे पहले आपको ये पढ़ाया जाता है कि निश्चित जो समाकलन होता है उसका आरंभ जो है वो एक इनफाइनाइट क्षेत्रों का, इनफाइनाइट सीरीज़ के योग निकालने के रूप में हुआ करता है, जिसमें आप लोग लिमिट h टेंडिंग टू 0 h f a प्लस h f a प्लस 2h और f डॉट 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 इनफाइनाइट तक लेकर तो नहीं जाते हो, लेकिन आप लोग लिखते हो f a प्लस nh। इस प्रकार की सीरीज़ का टोटल करने के लिए सर्वप्रथम अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो रामानुजन को जाता है। इस पर बहुत काम किया था रामानुजन ने, और उनके खोज का अधिकांश समय नंबर सिस्टम पर बीता, मैजिकल नंबर पर बीता। और कल मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि वहाँ के गणितज्ञों ने उन्हें मैजिक जीनियस कहा था, यानी महाजीनियस जिसको अपन कहते हैं, उसको आप मैजिक जीनियस भी बोल सकते हो। वो थे रामानुजन अपने जीवन में। मैजिक जीनियस की जीवनी आप सबको पढ़नी चाहिए प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए वहाँ का इतिहास, प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था, उसी समय के दौरान ही ये सब घटनाक्रम हुआ। रामानुजन का समय कैसे बीता, रामानुजन ने अपनी खोज का अधिकांश पार्ट, यहाँ तक कि G.H. हार्डी ने ये कहा था रामानुजन से एक दिन कि रामानुजन, तूने अपने जीवन में जितना काम अब तक किया है वो केवल और केवल 25% है। अगर ये प्रथम विश्व युद्ध ना हुआ होता तो तुझे 75% काम और करने का समय मिलता। अगर तुम 75% काम और कर देता गणित के क्षेत्र में, तो आने वाली दुनिया शायद गणित को सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम से ही जानती, इससे आगे और किसी गणितज्ञ का नाम दुनिया जानती नहीं। अब आप सोच सकते हो कि उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 75% समय रामानुजन ने गवा दिया, इतना उन पर इस विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा। यानी रामानुजन के जीवन में जितना गणित में काम करना था वो 25% था, 75% जो समय था वो प्रथम विश्व युद्ध की भेंट चढ़ चुका था। अब इस दौरान आप भी जानते हो कि अकेला व्यक्ति था, परिवार की याद आना स्वाभाविक है। उनके परिवार में पीछे क्या कुछ चल रहा था इसका मैंने आपके सामने कोई जिक्र नहीं किया अब तक सिर्फ यही बताता जा रहा हूँ कि लंदन चले गए, लंदन में क्या चल रहा है, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है, विश्व परिदृश्य में लंदन पर क्या प्रभाव पड़ा, उस को देखते हुए अपन बातचीत कर रहे हैं। तो अगली कड़ी में मैं आप लोगों से ज़रूर बात करूँगा कि उनके पीछे पारिवारिक परिस्थितियाँ क्या चल रही थी इस समय के दौरान, और अन्य लोगों से उनके साथ क्या रिलेशन थे, उनके पारिवारिक रिश्तों में क्या कुछ चल रहा था, इस पर भी अपन ज़रूर बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप रामानुजन की इस कड़ी को बहुत ही पसंद कर रहे हो, मुझे सब लेनी चाहिए रामानुजन के जीवन से अफसोस नहीं कि जो तेरे लिए सौ दर्द आप सब सहे।
अपने परिवार के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने जीवन को दांव पर लगाकर भी अगर इस देश के लिए भी कुछ करने का अवसर हमें मिले तो हमारी प्राथमिकता वो होनी चाहिए। आप सब बड़े संघर्षों के जीवन को देखते हो, मुझे मालूम है सबकी पारिवारिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। आप देखिए, आपके सामने ये 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों बच्चों की पारिवारिक परिस्थितियां अगर आज भी आप देखो तो आपको पता चलेगा कि इनसे बड़ा संघर्ष, इनके परिवार से बड़ा संघर्ष शायद ही आज के जीवन में किसी परिवार को देखना पड़ता होगा। एक बच्चा जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, सचिन पुत्र श्री भगवानाराम, ये वो बच्चा है जो शायद विराट कोहली के जैसा मानता हूं मैं इसको। क्यों? क्योंकि विराट कोहली के पिताजी जब अपना जीवन छोड़ चुके थे उस समय वो क्रीज पर खेल रहा था और अपना खेल खत्म करके देश के लिए खेलते हुए, खेलने के बाद उसने अपने पिता को मुखाग्नि दी। ठीक इसी प्रकार ये वो बच्चा है जिसने अपनी माताजी के देहांत के बाद भी एक भी दिन की क्लास छोड़ी नहीं। यहाँ तक कि अपनी क्लास छूटने के बाद ये अपने घर गया, अपनी माताजी को मुखाग्नि इसने दी, अपना कंधा दिया। उसके बाद शाम को, अरे कैसे हिम्मत करते हैं ये बच्चे पता नहीं, शाम को वापस ये यहाँ आ जाता है और अपनी पढ़ाई यथावत जारी रखता है। और इसका रिजल्ट देखिए प्यारे बच्चों, फिजिक्स में 99, केमिस्ट्री में 98, मैथ्स में 100, हिंदी में 99। अरे वाह सचिन, वाह वाह अनिल। इसी प्रकार की आप से आशा करता हूँ कि आप सब इस देश के लिए जिए, इस देश के लिए समर्पित होकर काम करें और इसी देश के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको भी इसी प्रकार अपने देश की मिट्टी और अपने माँ बाप से प्यार करते हुए, उनकी आशा और आकांक्षाओं को पूरा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और इसी हिम्मत, हौसले और जुनून के साथ अपने जीवन की खुशनुमा शुरुआत कीजिए। और आप उस चीता हेलीकॉप्टर, आर्मी का एक हेलीकॉप्टर चीता, उसकी तरह सियाचिन पर, वो और कोई हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं है जो वहाँ सियाचिन में उड़ान भर सके। वो एकमात्र चीता हेलीकॉप्टर हमारी आर्मी के पास है जो उन घाटियों में भी पाकिस्तान जैसे देश को नेस्तनाबूद करने की औकात रखता है। और हमारी आर्मी की सभी आवश्यकताओं को वो चीता पूरा करता है और वो सियाचिन की उन घाटियों में मुफ्त आकाश में उड़ता है। ठीक उसी प्रकार आप भी अपने जीवन की परिस्थितियों को दूर करते हुए, कठिनाइयों को पछाड़ते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। और कल की कड़ी में अपन फिर वापस मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।